नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर प्रणव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी में। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को। सर, कोविड को लेकर बिहार, देश, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हम आपकी नजर से समझना चाहते हैं कि आखिर है क्या। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जिस तरह से आप सारी दुनिया तक खबरें लेके आ रहे हैं बिहार की और पूरे देश की, वस्तु स्थिति यही है कि आज हम एक गंभीर समस्या के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे सरल शब्दों में समझना चाहें तो ये एक तरह का सर्दी जुकाम है, एक तरह की सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या है। हाँ, ये बात जरूर रेखांकित करने की है कि ये पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला है और कुछ लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रहा है। लेकिन एक बार मैं फिर से ये रेखांकित करूंगा कि ये किसी भी दूसरे सर्दी जुकाम या खांसी के ही जैसा है। अगर हम पब्लिक हेल्थ की भाषा में बात करें तो हम इसे सार्स कोविड कहते हैं। और कोविड, अभी ये नोमेनक्लेचर जो मिला है, ये कोरोना वायरस का एक प्रकार है। और दूसरे तमाम हर सर्दी के मौसम में होने वाली जुकाम की समस्या भी उसी एक तरह के कोरोना की बीमारी से होती थी। इसलिए ज्यादातर लोगों में ये अभी भी उतनी मुश्किल, उतनी खतरनाक नहीं है। बहुत छोटे से परसेंटेज के लोगों में गंभीर समस्याएं हो रही है। ये जो मौत हो रही है, जब ये इतनी गंभीर समस्या नहीं है तो मौत की वजह क्या है? क्या वाकई में कोरोना है या फिर जो पहले से किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? जी, ये बात आपके माध्यम से मैं तमाम दर्शकों के साथ बात करना चाहूंगा। जिस तरह से आए दिन हमें एक्सपीरियंस हो रहे और पिछले साल भर से ज्यादा हमने लगातार पेशेंट्स के ऊपर देखा है। ज्यादातर पेशेंट्स घर में रह के आइसोलेशन में स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली चीजें जैसे विटामिन और खाने पीने में तमाम पोषक तत्वों वाला भोजन, ऐसा करके सुरक्षित और सेफ रह जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें उन लोगों की जिनके साथ समस्याएं हो रही है और कुछ लोग जो दुर्भाग्य से उनकी डेथ भी हो जा रही है, ज्यादातर केसेस में वो लोग किसी न किसी अंडरलाइंग समस्या, यानी कि उन्हें पहले से कोई बीमारी से वो ऑलरेडी जूझ रहे होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है ब्लड शुगर की समस्या, जो भारत के देश में एक महामारी की तरह है। बहुत तमाम लोग जूझ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी उतनी ही कॉमन है और बहुत सारे लोग इनकी दवाइयां भी रेगुलरली नहीं ले रहे। ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण फैक्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग जो डायग्नोज हैं इन चीजों से, वो रेगुलर दवाइयां नहीं ले रहे। और इसके साथ साथ आपके दर्शकों को एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं शेयर करना चाहूंगा कि वो लोग जो कि दवाइयां लेके जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, दवाइयां लेने के बाद जिनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर नॉर्मल चल रहा है, उन लोगों को भी एक नॉर्मल इंसान जैसा ही खतरा है। यानी कि वो बहुत आसानी से इस रोग से लड़कर उबर सकते हैं। तो वो लोग जिनको कोई अनियंत्रित बीमारी है, यानी कि बीमारी जिसका कि वो मेडिसिन से पूरा पूरा कंट्रोल यानी कि नियंत्रण नहीं रख रहे हैं, उन लोगों को समस्या हो रही है। चाहे वो पुरानी अस्थमा की समस्या हो या पुरानी थायराइड की समस्या हो, या फिर हम बात करें ब्लड शुगर या किसी हार्ट के, जो वृद्ध लोग हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं, और वो अगर सीनियर सिटीजन यानी कि उम्र जिनकी 60 साल से ज्यादा है और इसके साथ साथ उन्हें कोई और बीमारी है जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अस्थमा, हार्ट बीमारी, उन लोगों को ज्यादा एहतियात, ज्यादा सावधानी की जरूरत है क्योंकि उन्हें खतरा बढ़ जाता है। एक चीज थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे, और तमाम लोग अक्सर ये पूछते हैं कि जो इससे पहले जो कोरोना की लहर जो 2020 में थी और ये 2021 का जो अभी जो दूसरा जो लहर कहा जा रहा है, दोनों में क्या फर्क है? जी, इसके नेचर और प्रकार में डिफरेंस आ रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो रिसर्च किया है, तो कोरोना की एक दूसरी वैरायटी, इसको थोड़ा सा एक लाइन में मैं और अगर समझाऊं तो कोरोना एक छोटे छोटे कण या पार्टिकल जैसे हैं जो किसी जीवित बॉडी के अंदर ही वो जिंदा की तरह बिहेव करते। अगर उन्हें
बॉडी से निकाल लिया जाए तो एक क्रिस्टल बन जाते हैं, जैसे नमक का क्रिस्टल, जैसे चीनी का क्रिस्टल, और अपने आप में वो इन्फेक्शन नहीं करते। अब अगर किसी बॉडी में जाते हैं तो वो लगातार बॉडी के सिस्टम को यूज करके, यानी कि बॉडी के सेल्स को यूज करके वो ग्रो करने लगते हैं, और दिन में कई बार ग्रो करते हैं। जैसे एक इंसान है, उसकी पीढ़ी आती 20 से 25 साल में, वो बच्चे पैदा करने के लायक होता है और नई पीढ़ी आती है। वायरस के अंदर दिन के अंदर हजारों नई पीढ़ियां आती हैं, एंड जितनी ज्यादा पीढ़ियां आती हैं उनमें जेनेटिक म्यूटेशन होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रेखांकित करने की है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन होने से कभी कभी बीमारियां ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। और आज उसी तरह का कुछ चेंज एक ब्रिटेन में भी आया है, जहां एक नए तरह का वायरस आया जो पहले पंजाब में डिटेक्ट किया, फिर सारी जगहों में फैला। दूसरे तरह का एक स्ट्रेन दिखने में आ रहा है हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी में, वो स्ट्रेन महाराष्ट्र में डेवलप किया है, और वो स्ट्रेन भी पहले से ज्यादा आसानी से फैल रहा है। पहले जिस तरह से यंग लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इस बार यंग लोगों को भी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया है, और एक जो मुश्किल आई है हमारी मेडिकल कम्युनिटी को, कि कई बार इस बार के दौर में, इस बार के सेकेंड वेव में डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। कई बार पेशेंट सिम्टोमेटिक हैं, लेकिन स्ट्रेन चूंकि दूसरा है, इसलिए कई बार वो लैब टेस्ट में पॉजिटिव नहीं भी दिखते हैं। इसलिए हम तमाम पेशेंट्स को अक्सर ये सलाह देते हैं कि अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, जोड़ों में दर्द, लूज मोशंस या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम, सूखी खांसी, तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, न्यूट्रिशियस मील यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लें, और अगर कोई विटामिन मिनरल की कमी हो रही हो तो उसे पूरा कर लें, यानी कि अपना पूरा देखभाल करें। अगर निगेटिव भी आ रहे हैं टेस्ट, बावजूद इसके अगर आपको कोई लक्षण है। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी जानना चाहेंगे हम लोग कि ये जो कोरोना है, जैसे आपने बताया कि ठीक है, अगर कोई पहले से बीमार है और उसको अगर हो जाए तो एक बड़ी समस्या होती है। क्या हम इस बार जो दूसरी लहर है, उस लहर को देखते हुए कुछ लोग अब अभी 2-3 दिन की जो बातें हैं, खबर है, मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अब ये हवा में है, इसकी क्या सच्चाई है? क्या वाकई में हवा में है, या फिर जब हम बोल रहे होते हैं तो श्वास के जरिए दूसरे जगह जा सकता है? इसकी कितनी सच्चाई है? देखिए, जिस तरह से हमने देखा है पिछले पूरे 1 साल में, हमारे अनुभव लगातार बदल रहे हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी के पास लगातार नए अनुभव और लगातार नए एक्सपीरियंस आ रहे हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि आवर नॉलेज इज इवॉल्विंग, यानी कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी के पास जानकारी है, वो लगातार अपडेट हो रही है। अभी भी अगर मैं संक्षेप में कहूं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, यानी कि सांसों से जो सिक्रीशन आता है, कखार, बलगम, थूक, इनके वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। हाँ, पहले जिस तरह की बात हमने सुनी थी और जो रिसर्च में देखा गया था कि अगर वायरस हवा में बहुत ज्यादा देर रहता है तो सरवाइव नहीं करता और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जाता, क्योंकि बात अगर एक आपने सुनी हो जिसे हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते थे, यानी पानी के छोटे छोटे कण हैं उसके अंदर ही वायरस जा सकता है। अभी कुछ रीसेंट रिसर्चेस इस तरह की फाइंडिंग बता रहे हैं, कुछ पेशेंट्स में कुछ एक लोकेशन पे ये रिसर्च हुए हैं जहां हवा के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह तक इन्फेक्शन गया था। इसके साथ साथ एक और नया अनुभव आया है। पहले सरफेस के बारे में बता रहे थे, यानी कि टेबल पे, मेटल पे, किसी भी लिफ्ट की बात करें, इन सब जगहों में भी काफी देर तक विषाणु रह सकते हैं, वायरस रह सकता है। अभी देखा जा रहा है कि प्रैक्टिकली सरफेस को टच करने से, यानी इन्फेक्टेड सतहों को टच करने से इन्फेक्शन की संभावना कम है। वी आर नॉट डिनाइंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये संभावना कम है। अगर इसके बाद हम निष्कर्ष पे आए तो मैं अभी भी कहूंगा कि मास्क पहनने की स्ट्रेटेजी को हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जब भी हम पब्लिक स्पेसेस में हैं, ओपन स्पेसेस में हैं। हाँ, वर्क स्टेशन में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल ऑफिस स्पेस से बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं मास्क डाउन भी कर सकता हूँ, बट जहां भी एक से ज्यादा लोग वर्क प्लेस पे हैं या पब्लिक स्पेस पे हैं, वहां कहीं ना कहीं से ढिलाई हुई थी, हम सबने अनुभव किया है।
उस ढिलाई को हमें छोड़ देना होगा, अपने लिए भी और अपने तमाम साथी कम्युनिटी के लिए भी। इस तरह से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं, एक चीज सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग बिल्कुल, को यूज करके। एक चीज और जो ये पिछले 1 साल से हिंदुस्तान में है, पूरी देश दुनिया में है, जी ये जो दूसरी लहर है ज्यादा घातक है। तो क्या हम लोगों ने पहली जो लहर थी कोरोना की, उससे जी सीख लेनी चाहिए थी, हम लोग सीख नहीं ले पाए? एक बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से हमने पहले सोचा था, और पहले तमाम मीडिया इंटरेक्शन मैंने एक बात बोली कि हेल्थ को लेके भारत में जो जागरूकता कम थी, स्पेशली हाइजीन को लेके। आई मीन हम दुनिया के ऐसे बहुत यूनिक देश हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री को सिखाना पड़ता है कि आप शौचालय जाने के बाद हाथ धोए और शौचालय का इस्तेमाल, शौचालय में जाके शौच के लिए जाएं। वी आर वन ऑफ द रेयरेस्ट कंट्री। उसी तरह से मुझे लगा था कि शायद कोरोना के आने के बाद लोगों के स्वास्थ्य संबंधी बिहेवियर में बदलाव आएगा, लेकिन ये बदलाव उस तरह से देखने में नहीं आया। इवन पढ़े लिखे लोगों ने मास्क जैसी चीज तक को अपनाने में काफी ढिलाई बरती है। बहुत जगहों पे पढ़े लिखे लोगों तक को पुलिस को इंटरवीन करके मास्क पहनाना पड़ा है। ये एक बहुत ही शोचनीय मुद्दा है। जिस तरह से हम और आप सारे लोग, मीडिया के तमाम लोग एफर्ट कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ के लोग एफर्ट कर रहे हैं, सब लोग मिलके इस पे ऊपर चर्चा करें, परिवार में ये चर्चा करें। और हाइजीन के रूल्स को मैं कहूंगा, ये इस समय कोरोना आया है और हमारी पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है हम आगे भी इसे रूल आउट नहीं कर सकते, आने वाले वर्षों में कोई ऐसी बीमारी का इन्फेक्शन ना फैले। ऐसे में हाइजीन की आदतें जो हमें फॉलो करनी चाहिए, ये हमें ताउम्र फॉलो करनी चाहिए। और स्कूलों में भी इस बात के ऊपर पूरी इंफेसिस देनी चाहिए। क्योंकि एक बात इसके साथ साथ मैं और भी रेखांकित करूंगा, जो हमारी आबादी है और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, जब अमेरिका, जर्मनी, इटली इस तरह के बड़े बड़े और समृद्ध देशों में भी इकोनॉमी चरमरा गई, हमारे यहाँ स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए हमें हेल्थ को अपने हाथों में लेना होगा। एक चीज और डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे, ठीक है अभी तो जो दौर है कोरोना का है, ऑक्सीजन को लेकर भी मारामारी है, दवा को लेकर भी मारामारी है। इस पूरी स्थिति को देखा जाए तो एक सामान्य, अगर कोरोना के लक्षण अगर मिलते हैं, जांच हुआ आपके अंदर, अगर लक्षण आया, पॉजिटिव आया, तो सामान्य स्थिति में एक, हालांकि बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई दवा ना लें, ये ज्यादा बेहतर है। सामान्य परिस्थिति में क्या कुछ दवा वैसी ली जा सकती है, या कुछ वैसा आप दिनचर्या है उसमें बदलाव किया जा सकता है ताकि कोरोना पर हम अंकुश पा सकें? जी, ये आपने बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है। ये तमाम लोगों की बेनिफिट के लिए इसे जानना बहुत जरूरी है और हम पब्लिक हेल्थ में लगातार इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहली चीज रेखांकित करूंगा, अगर हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी है, चाहे आयरन है, कैल्शियम है, चाहे वाइटमिन्स हो, अगर इनकी कमी होती है तो डेफिनेटली हमारे शरीर के प्रतिरक्षा सिस्टम ये कमजोर हो जाता है। ये कुछ उस तरह से है जैसे हमने बॉर्डर पे सेना तो रखी है लेकिन उन्हें एनफ गन्स, हथियार, कारतूस प्रोवाइड नहीं किए। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बढ़िया बैलेंस्ड मील लें। बैलेंस्ड मील किसे कहेंगे? जिस मील के अंदर फ्रूट्स हों, मौसमी फल हों, हरी सब्जियां हो, इसके साथ साथ अंकुरित अनाज हो, पॉसिबल हो सके तो मेवों को भी आप भिगो के ले सकते हैं। इसके साथ साथ में हो सके तो लोगों को चेक करना चाहिए कि उनका विटामिन डी का स्तर कैसा है ब्लड में, आयरन का स्तर कैसा है, विटामिन B12 का स्तर कैसा है और विटामिन सी का स्तर कैसा है। क्योंकि ये 4 चीजें हैं, ये बहुत मुख्य रूप से हमारी इम्यूनिटी के साथ जुड़ी। मैं एक बार फिर से दर्शकों की सुविधा के लिए रिपीट करूंगा, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी और आयरन, इन चारों चीजों को हमें देख लेना चाहिए ब्लड में चेक करके, कम तो नहीं है। अगर कम हो तो हमें बहुत आसानी से सब जगह, इसकी कोई भी कम, तो एक बहुत छोटा सा ये तरीका हो सकता है जिससे हम अपने बॉडी के सुरक्षा तंत्र को और भी स्ट्रॉन्ग बने। इसके मैं करूंगा, हमारे प्राचीन परंपरा में, हमारे ट्रेडिशन में बहुत ऐसी चीजें ढूंढ के उस क्षमता को बढ़ाती हैं।
जैसे हम सभी जानते हैं च्यवनप्राश, और पिछले 1 सालों के एक्सपीरियंस में भी हमने देखा है कि इससे इम्यूनिटी के बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। तो अभी च्यवनप्राश का रेगुलर सब लोग सेवन कर सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों को छोड़ के, 8 साल से कम के बच्चों को छोड़ के। इसके साथ साथ अगर थोड़ा पानी गुनगुना लें, ठंडे पानी से बिल्कुल परहेज करें, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज हो सकती है। दूसरा, हमारे दादी माँ के नुस्खों में एक पुरानी नुस्खा एक पुराना रहा है हल्दी दूध का, वो भी बहुत इफेक्टिव है। तमाम रिसर्च ये कह रहे हैं कि हल्दी में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो ये बहुत छोटा और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक छोटी बात जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, हमें नियमित समय पे खाना खाना चाहिए। हमारे ब्लड शुगर में बहुत सारा अनियमित बदलाव, यानी कि कभी बहुत देर से खाया, कभी जल्दी जल्दी बार बार खाया, इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। तो खाना, सारे दर्शकों से मैं अपील करूंगा, समय से नियमित भोजन लें, शरीर को रेस्ट भी दें और बॉडी की मूवमेंट बनाए रखें। बहुत सारे ऑफिसेज आर वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, इसमें लोगों की मूवमेंट बहुत कम हो गई है और कहीं ना कहीं से ये इम्यून सिस्टम के लिए भी घातक है। तो लगातार मूव करते रहें। अगर आपने वो घड़ियां यूज करनी शुरू कर दी हैं, 10,000 स्टेप्स हर दिन इंश्योर करें, नियमित खाना खाएं, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन C और आयरन का ख्याल रखें और अपने हाइजीन का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी, अगर आप आम दर्शकों को या सरकार को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो आपकी नजर में हो कि अगर लोगों के बीच में ये मैसेज जाए तो बहुत राहत मिल सके। एक तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूंगा एक फैक्ट सबसे पहले, और फैक्ट है कि 1 से 2% लोग ही हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो कृपया तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा, अभी भी उतना समृद्ध नहीं है ऑक्सीजन की होल्डिंग करना, या विटामिन तो लेना ठीक है, लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन भी आज बहुत सारे लोग हैं जो खरीद के रख रहे हैं काफी महंगे दामों में। ये अनावश्यक है और इसकी वजह से किसी जरूरतमंद को दवाई की कमी भी हो सकती है। तो कृपया सारे लोग अनावश्यक होर्डिंग ना करें। इसके साथ साथ मैं कहूंगा जी, ये बड़ा दुखद समाचार है जो आप लोगों के माध्यम से लगातार हमें मिल रहा है, और इसी से मैं अपील करूंगा तमाम उन लोगों से जो समृद्ध हैं, सक्षम हैं, कृपया होल्ड ना करें, जिससे किसी जरूरतमंद को सही समय पे ऑक्सीजन या एंटीवायरल मेडिसिन मिले। और ज्यादातर लोग इससे बिना एंटीवायरल मेडिकेशन, बिना किसी ऑक्सीजन के सिलेंडर की नीड्स के खो रहे हैं। क्या इसमें, और साथ ही साथ अपना मास्क हमेशा यूज करें। जिस तरह से पहले कहा जाता था हेलमेट, आज उसी तरह से ये मास्क है। क्या इसमें योग एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है? योग के जरिए भी हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं? जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट ने, जिसे हम ऋषि कहते थे, उन लोगों ने काफी शोध किया है। तो योग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षमता है हमारे प्रतिरोधक सिस्टम को इम्प्रूव करने की, इनहैंस करने की। लेकिन एक बात गौर करने की है कि अगर आज आपको समस्या शुरू हो रही है और आज से आपने योग करना शुरू किया, तो यौगिक किसी सिस्टम का रिजल्ट 6 से 12 वीक के बाद आता है। तो मैं उन तमाम लोगों से स्पेशली बोलूंगा जो अभी बिल्कुल हेल्दी हैं, उन्हें योग को अपने जीवन शैली में जरूर ढालना चाहिए। स्पेशली अगर सूर्य नमस्कार कर सकें, ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। और इसके साथ साथ में आप उज्जाई प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम सीख सकते हैं। तो इन 3 चीजों की मदद से, मैं फिर रिपीट करूंगा, सूर्य नमस्कार और 2 प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसे अच्छे से सीख कर अगर प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये खतरा भी अभी काफी दिनों तक रहने वाला है। जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह से रिसर्च आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे इंप्रूव करेगी। हाँ, एक बात और, एक पेल्समैन इफेक्ट के बारे में बार बार साइंटिफिक कम्युनिटी में चर्चा हो रही है कि जैसे जैसे ही हम अपने सुरक्षा के साधन बढ़ाते हैं,
हमारे व्यवहार में लापरवाही आते जाती है। जैसे कि हमारी गाड़ी अगर मजबूत है तो लोग उसे ट्राई करते हैं ज्यादा स्पीड में चला के। तो उसी तरह से अगर आप योग कर रहे हैं, अगर आप मास्क पहन रहे हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें और को मेंटेन कोशिश करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा को लेकर भी जवाबदेह रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल एक बार फिर हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार दर्शकों को संक्षेप में बता दें कि कैसे हम इससे बचें फिलहाल। और जैसे घर में कहा जाता है कि पेट खराब हो रहा है तो कुछ दवा रख लीजिए, कुछ सर दर्द है तो कोई एक्स्ट्रा दवा रख लीजिए, तो इस टाइप का कुछ आप कुछ दवा भी बता सकते हैं जिसके जरिए कि अगर संक्षेप थोड़ा बहुत अगर सर्दी जुकाम हो तो जैसे पैरासीटामोल लोग ले लेते हैं, तो क्या ये बिना पूछे डॉक्टर से ले लें या अपने पास रखें? फर्स्ट एड के रूप में इसका हम कैसे इस्तेमाल करें? संक्षेप में कुछ आप एक बार और दर्शकों को बता दें तो कृपा होगी। पैरासीटामोल दवाओं का एक क्लास है जिसे हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन कहते हैं, यानी कि पेशेंट्स को अगर कोई समस्या हो तो उसे खुद भी खरीद सकते हैं। तो वैसी दवाएं आपके नजदीकी केमिस्ट के पास हमेशा उपलब्ध होती है, लेकिन चूंकि ये समस्या अभी थोड़ी अलग तरह की है पहले की समस्या के, पैरासीटामोल यूं भी रखा जा सकता है घर में, जिससे कभी भी फीवर अगर आपके आता है या बॉडी एक होता है तो हम यूज कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं कहूंगा कि आप अपने डॉक्टर से राय लें, टच में रहें, बिकॉज कई बार इसकी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसको कि एक अनुभवी विशेषज्ञ ही चेक करके बता सकता है। तो वैसे में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली तमाम चीजें ये रेगुलरली लेते रहें, जैसे विटामिन डी की कमी हो रही हो, अगर विटामिन B12 की कमी है, विटामिन B12 लेके पूरी तरह से रिप्लेनिश कर लें। फीवर के लिए पैरासीटामोल पास में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सुझाव दूंगा कि जब भी फीवर की समस्या हो रही है या गले में शिकायत हो रही है, हमारे तमाम चिकित्सक भाई बंधु भी आपको मदद करने के लिए हमेशा संलग्न हैं। आप उनसे कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वो तमाम साधन है जिससे कि कुछ लोगों में मैंने देखा है कि पेशेंट्स अभी घबरा रहे हैं कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो मुझे हॉस्पिटल के थ्रू इन्फेक्शन लग जाए। और इस बात में सच्चाई भी है। तो इसलिए मैं तमाम दर्शकों को इंकरेज करना चाहूंगा कि अभी ऑनलाइन साधनों का भी प्रयोग करें अपने डॉक्टर्स के साथ टच में आने के लिए। इस तरह से पूरी सुरक्षा होगी और उचित समय पे उचित सलाह भी मिल सकेगी। एक आखिरी सवाल, हर बुखार कोरोना नहीं है, ये भी हम लोग को समझने की जरूरत है? जी बिल्कुल ये है। क्योंकि पहले तमाम इन्फेक्शन जो आज तक होते आए थे, चाहे वो पानी के थ्रू होने वाले इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट हो या सांसों के थ्रू हो, वो तमाम चीजें ज्यों की त्यों ही है। इसके साथ साथ ऊपर से ये कोरोना की भी समस्या हो रही है। इसी से मैंने कहा कि जब भी फीवर होता है तो दवाइयां लेके एकदम से घटाने के बजाय या हॉस्पिटल में जाने से डरने के लिए हम ऐसा ना करें कि खुद से मेडिकेशन ले। एक बार डॉक्टर की राय ऑनलाइन भी ली जा सकती है और लेनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई सामान्य बीमारी है या ऐसा है कि हमें कोरोना की तरह इस बीमारी के लिए अपने आप को तैयार करना है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आज आपने अपने तमाम अनुभव को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि कोरोना को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें, सजग रहें और थोड़ी सी सावधानी बरतें और अपनी इम्यूनिटी पावर को ठीक करें, तो निश्चित रूप से हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे में खासकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का तो प्रयोग जरूर करें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DTV भारत।